हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। एमपीपीएससी की टेस्टीज हम लगा रहे हैं। आकार की टेस्टीज यहाँ पर लग रही है, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों की जो यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात किया है कि पहला है, भारतवर्ष का शब्द जो सर्वप्रथम उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में किस अभिलेख में इसका जो है उल्लेख किया गया है। आप कहेंगे खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, इसमें ही भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया और यही अभिलेख आपके लिए हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये आपकी उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। कभी आ जाए कहां से प्राप्त हुआ है, तो उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी है, वहां से जो है आपका मिला हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख। और यह खारवेल का है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसकी खोज की बात की जाए तो आपको हमें कमेंट करके बताना है इसकी खोज कब की गई थी हाथी गुम्फा अभिलेख की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जैन ग्रंथों के अनुसार कहाँ के राजा अजनाथ मतलब कि नाभि राज के नाम पर भारतवर्ष को प्रारंभ में अजनाब वर्ष कहा जाता था। तो जैन ग्रंथ के अनुसार कहा जा रहा है कि ऐसे कहाँ के राजा थे जिन्हें अजनाब या नाभि राज के नाम पर भारतवर्ष को प्रारंभ में अजनाब वर्ष के रूप में जाना गया है। ऑप्शन रहेगा अयोध्या के है राजा थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। जैन साहित्य तो पुराणों में ऐसा मिलता भी है। सर्वप्रथम किस पुराण में अवतारवाद और लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। अवतारवाद और लिंग पूजा का जो उल्लेख है सबसे पहले मत्स्य पुराण में मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन पुराण के रूप में इसको जाना जाता है और इसी में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा भी प्रमुख रूप से वर्णित हुई है। मत्स्य पुराण में अवतारवाद और लिंग पूजा का उल्लेख किया गया है। किस वेद में अतिवृष्टि और अनावृष्टि से निरावरण से संबंधित मंत्र मिलते हैं। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के निवारण से संबंधित मंत्रों की बात की जाए अथर्ववेद में मिलते हैं। और अथर्ववेद आप सभी को पता होगा, तंत्र मंत्र वशीकरण के लिए भी जो है, औषधियों के लिए भी जो है आपका अथर्ववेद जाना जाता है, जिसमें भूत प्रेत आदि की कथाएं प्रचलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडलों में संबंधित विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऋग्वेद के मंडलों में विचार करना है। तीसरा मंडल सविता देवी मतलब कि सूर्य देवता को समर्पित मंत्र का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख, हाँ बिल्कुल बात ठीक है। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। सातवें मंडल में सोमदेव नहीं, सातवां मंडल सोम देवता को समर्पित नहीं है, जबकि बात किया तो नवा मंडल सोम देवता के लिए जाना जाता है। और इसी में महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख जो है किया गया है, तो नवे मंडल में ही महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा नवे मंडल में महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख नहीं है, बल्कि महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख तो आपके तीसरे और चौथे मंडल में देखने को मिलता है। तीसरे और चौथे मंडल में, महामृत्युंजय मंत्र का नौ मंडल में नहीं है। नौवें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। तो केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। ऐत्रेय ब्राह्मण की बात किया है तो पुनः सेब की कथा संबंधित है, तीसरे से मिलाएंगे। शतपथ ब्राह्मण की बात किया तो विधेय माधव की कथा से संबंधित है, पहले से मिला देंगे। कठोपनिषद की बात किया है तो यम नचिकेता संवाद है, चौथे से मिलाएंगे। और श्वेतांबर उपनिषद की बात किया है तो नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है, दूसरे से मिला देंगे। ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा रहेगा बी वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। वेदों में वर्णित ऋत शब्द में कौन सा बारे में यहाँ पर गलत है। तो ऋत जहां लिखा है तो ऋतु भी समझ सकते हो, है ना। तो ऋत संबंधित कौन सा गलत है। ऋत का जो अर्थ होता है वस्तुओं के मार्ग का नियम या जगत की व्यवस्था से, ये तो सही लिखा है। ऋत का सिद्धांत सर्वव्यापी और अपरिवर्तनीय है, ये भी सही है। ऋत के कारण ही सभी प्राकृतिक तत्व अपने निश्चित मार्ग का पालन करते हैं, सही है। ऋत का संरक्षक देवता इंद्र देवता को माना जाता है। ऋत के संरक्षक देवता इंद्र को ना मानकर वरुण देवता को माने जाते हैं। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था, वही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने किस वेद से संबंधित कहा है कि मैं वेदों में हूं। क्या हूं वेदों में। साम वेद में कहा है। क्या है, साम वेद में कहा है कि 10वें अध्याय में मिलेगा आपको, 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है मैं वेदों में साम वेद हूं। ध्यान रखिएगा, है ना, मैं वेदों में श्याम वेद हूं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे। आहत सिक्के जिन्हें ठप्पा लगाकर बनाया जाता था, चांदी के उस समय जो है बने हुए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस धर्म सूत्र में शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया गया। ऐसा कौन सा धर्म सूत्र है जिनमें शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बता दिया गया है। आप कहेंगे वशिष्ठ धर्म सूत्र में बताया गया है।
इसमें वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया था। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? आप बोल लेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट जो है कुलपति थे, और कौन थे? आप कहेंगे खगोल शास्त्री थे। 476 ईस्वी में बात की जा रही है। ध्यान रखिए, इनका जन्म हुआ था कुसुमपुर, पटना, बिहार में। षट दर्शन से संबंधित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। षट दर्शन के बारे में, सभी षट दर्शन नास्तिक दर्शन है क्योंकि वे वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते नहीं। सभी षट दर्शन नास्तिक नहीं होते, तो पहला गलत हो गया। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, बिल्कुल बात सही है। न्याय दर्शन में भारतीय तर्क शास्त्र के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये भी सही है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद और भौतिक शास्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी ठीक है। तो 2 3 4 सही है, ऑप्शन रहेगा 2 3 4 में डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अच्छा, आप लोगों को अगर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको, आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी नट है, जिसमें आपको आकार, एमजीआईसीएस, एसजेएम, सफलता, चैंपियन, मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको जो है यहाँ पर मिल जाती है। ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। साथ में एमपीपीएससी के लिए हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज भी लगा रहे हैं। यूनिट वाइज आपको हम जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर सके इसको, आप भी ज्वाइन जो है कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात किया है, किस सिद्धांत ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका नहीं लिखी है? ऐसे कौन से सिद्धांत जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका नहीं लिखी है? विश्वरूप ने लिखी है, विज्ञानेश्वर ने लिखी है, अपरार्क ने लिखी है, जबकि असहाय की बात किया तो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की बात करते हैं, किस स्मृति में जिन हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का विधान मिलता है? किसमें मिलता है? जिस व्यक्ति के द्वारा हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अगर पुनः हिंदू धर्म में लाना हो तो उनके लिए देवल स्मृति में जो है विधान किया गया था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जो सैनिक, असैनिक एवं धार्मिक कार्यों से संबंधित थी वह विदत संस्था जो है जानी जाती थी। कौन सी? विदत संस्था को जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बज्जी नामक गणराज्य कितने गणों का संघ था? तो क्या ही जा रही है कि बज्जी नामक जो गणराज्य कितने गणों का संघ था, है ना, यही ऑप्शन है। आप कहेंगे 8 गणों का संघ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी थी, इसमें किन गणराज्यों को अयुद्ध जीवी संघ जो है कहा गया था? तो पाणिनि पुस्तक अष्टाध्यायी में ऐसे कौन से गणराज्य थे जिन्हें आयुध जीवी संघ जो है कहा गया है? तो एक तो कहोगे मालव को और दूसरा अयोध्या को कहा गया है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस गणराज्य की मुद्राओं में कार्तिकी की आकृति जो है मिली हुई थी? भगवान कार्तिकी की आकृति की बात किया है, अयोध्या गणराज्य की मुद्राओं में देखने को मिली है। इस आश्रम में मनुष्य सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए 3 ऋणों से मुक्ति का प्रयास जो है करता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन जो है ऋषिगण, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, है ना। गृहस्थ आश्रम में कहेंगे मनुष्य जो है सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 3 ऋणों से मुक्ति जो है पाने की कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। इसमें गृहस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। वेदों में, पुराणों में, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से किस ऋण की मुक्ति संभव है? वेद, पुराण और स्मृति और धर्म ग्रंथों का अगर अध्ययन कर लेते हो, आपको ऋषि ऋण की जो है आपको मुक्ति मिल जाती है। ऋषि ऋण की मुक्ति जो है संभव हो जाती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित चतुर्वर्ग से आश्रय है। चतुर्वर्ग से क्या है? 4 पुरुषार्थ, है ना। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चतुर्वर्ग के अंतर्गत जो है रखा जाता है। धर्म से आप रुपया पैसा कमाते हो और धर्म से आप काम वासना में लिप्त होते हो, तो याद रखो धर्म से आपको मोक्ष भी प्राप्त जो है हो जाता है। नेक्स्ट आता है, गौतम धर्म सूत्र में कुल कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे 40 संस्कार का उल्लेख जो है गौतम धर्म सूत्र के अनुसार जो है किया गया था। तो गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कार का मिलता है। 13 संस्कार की बात किया तो मनुस्मृति मिलता है। मनुस्मृति की बात किया तो 13 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। 16 संस्कार की बात किया तो गृह सूत्र में मिलता है, ये भी ध्यान रखो, है ना। 16 संस्कार का उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट आता है, सुश्रुत संहिता के अनुसार किस संस्कार से अंडकोश वृद्धि और अन्यत्र वृद्धि जैसे रोगों से मुक्ति संभव है? तो इसमें कही जा रही है कि सुश्रुत संहिता के अनुसार आपके अंडकोश वृद्धि और अन्यत्र वृद्धि जैसे रोगों से मुक्ति संभव किस में मिलती है? कर्णवेद संस्कार से जो है मिल जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, प्राचीन धर्म ग्रंथों में सबसे निष्कृष्टतम विवाह किसे माना जाता है? सबसे निष्कृष्टतम विवाह की बात की जा रही है, किसे माना जाता है? पैशाच विवाह को माना जाता है।
निष्काम कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलती है? ईसोप उपनिषद में। ईसोप उपनिषद जो होता है उसमें निष्काम कर्म की अवधारणा का जो है उल्लेख किया गया है। किस भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया? ऐसा कौन सा भारतीय दर्शन है जिसमें कर्म के सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया गया? चार्वाक दर्शन में कहेंगे स्वीकार नहीं किया गया है। सधर्म पुंडरीक सूत्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? सधर्म पुंडरीक सूत्र की बात किया है, बौद्ध धर्म से संबंधित आपके ग्रंथ या सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है बौद्ध धर्म के महायान शाखा या महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म में किस बोधिसत्व को प्रज्ञा या बुद्धि का बोधिसत्व माना गया है? तो ऐसा कौन सा बोधिसत्व है? आप कहेंगे मंजूश्री। मंजूश्री को प्रज्ञा या बुद्धि का बोधिसत्व के रूप में जो है जाना गया है। बोधिसत्व मैत्रेय से संबंधित कथनों पर असत्य कथन का पहचान कीजिए, कौन सा है? इनको भविष्य का बोधिसत्व जो है माना गया है, बिल्कुल ठीक है, मैत्रेय को माना गया। इनकी मानता हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों में है, बिल्कुल बात ठीक है। इन्हें मूर्तियों चित्रों में हाथ में कमल धारण किए दर्शाया गया, नहीं, इन्हें हाथ में कमल लेते हुए नहीं दर्शाया गया है, सी ऑप्शन गलत है। सर्वप्रथम कुषाण शासक कनिष्क की मुद्राओं पर मैत्रेय का अंकन मिलता है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। 4000 वर्ष बाद जो है पृथ्वी पर बुद्ध रूप में अवतरित होंगे, ऐसा बुद्ध के महापरिनिर्वाण में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किन बोधिसत्वों के चित्र अजंता की गुफाओं में मिलते हैं? अजंता की गुफाओं में किन बोधिसत्वों के चित्र जो है मिलते हैं? आपका ऑप्शन आएगा अवलोकितेश्वर के मिलते हैं, ब्रजपाणी के मिलते हैं, मंजूश्री के मिलते हैं, जबकि मैत्रेय के नहीं मिलते हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सी वाला सही है। नेक्स्ट आता है 14 कुलकरों की मान्यता किस धर्म से संबंधित है? 14 कुलकरों की धारणा की बात किया है तो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के अतिरिक्त किस तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है? ऋषभनाथ के अतिरिक्त किस तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? अरिष्ट नेमि का उल्लेख जो है मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अरिष्ट नेमि की बात किया है तो 22वें तीर्थंकर थे जिनका नाम नेमिनाथ के रूप में भी इनको जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस जैन तीर्थंकर की मृत्यु निर्वाण हिमालय स्थित कैलाश शिखर पर हुई थी? तो कैलाश शिखर पर किस तीर्थंकर की मृत्यु हुई थी या निर्वाण प्राप्ति हुई थी? आप कहेंगे ऋषभनाथ की मृत्यु कैलाश शिखर पर हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है किस जैन तीर्थंकर का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों ही बिहार स्थित चंपापुरी में हुई है? तो आप कहेंगे बासुपूज्य की। बासुपूज्य का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु सभी बिहार के चंपापुरी में ही देखने को मिली हुई है। नेक्स्ट आता है जैन परंपरा किस तीर्थंकर को श्री कृष्ण का चचेरा भाई कहती है? श्री कृष्ण को चचेरा भाई कौन से तीर्थंकर के रूप में जाने गए हैं? आपका ऑप्शन है नेमिनाथ के रूप में जाने गए हैं। जैन संघ का गठन मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो जैन संघ का जो गठन है मूल रूप से पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था, जो 23वें नंबर के जो है आपके तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी तो 24वें नंबर के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुषाणकालीन स्तूप की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान कीजिए। तो इस सभ्यता के लोगों का ज्ञान जो है लोहे से नहीं था, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस सभ्यता के पशु गाय थी प्रमुख रूप से, गलत है। यह विस्तार मध्य प्रदेश में था, यह भी गलत है। इस सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार से अपरिचित थे, तो भाई नहीं थे, है ना, परिचित थे। तो आप कहेंगे ऑप्शन केवल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से नॉर्थ से चलेंगे और साउथ की ओर आएंगे, सही क्रम क्या है? मांडा सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में है, फिर हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर दैमाबाद। तो ऑप्शन रहेंगे सी वाला, ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। मांडा सबसे उत्तर में हो जाएगा, उसके बाद हड़प्पा हो जाएगा पंजाब में, है ना, पाकिस्तान पंजाब में, कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान में, और दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलोगे तो इस क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। मगध के किस राजा ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना जो है की हुई थी? तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर कुसुम नामक नगर की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? आप कहेंगे जैन धर्म के द्वारा नहीं, उदयन के द्वारा की गई थी, है ना। उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी की, ये आपकी गंगा आ रही है, ये सोन नदी आई और ये संगम बना, तो इस पर कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना उदयन के द्वारा जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा। मगध के नंद वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। मगध में जो नंद वंश के शासक थे मुख्य तौर पर जैन धर्म के लिए जो है जाने जाते थे, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आता है जाति प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? जाति प्रथा का जो सबसे पहले उल्लेख है पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। 16 महाजनपदों में उदय में किस धातु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी? 16 महाजनपदों के उदय में लोहा धातु की, ध्यान रखिएगा 6वीं शताब्दी में लोहा धातु ना होता तो इतना प्रमुख रूप से महाजनपद देखने को सामने नहीं आता। लोहा की ही उपलब्धता के कारण 16 महाजनपदों के उदय में महत्वपूर्ण विकास रहा है। भारत का प्रथम सफल ईरानी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? आप कहेंगे स्काई लैक्स के नेतृत्व में हुआ था। ईरानी साम्राज्य के डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम भाग सिंध पंजाब पर कह आक्रमण किया और डेरियस ने सेनापति स्काई लैक्स को जहाजों के साथ भारत का भ्रमण करने के लिए भी जो है भेजा था। तो स्काई लैक्स ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूनानी शासक सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? आप कहेंगे ब्यास नदी से आगे बढ़ने। जो ब्यास नदी बहती थी, इस ब्यास नदी के आगे बढ़ने थे सिकंदर की सेना के द्वारा जो है 326 ईसा पूर्व में आगे बढ़ने से मना कर दिया था। मोर वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो आजीवक धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक धर्म का अनुयायी एक तो बिंदुसार था, दूसरा ऑप्शन रहेगा दशरथ था। अब बिंदुसार सभी को पता है इसलिए यहां पर पूछा गया है, तो दशरथ आपका आजीवक धर्म का अनुयायी था। मोर वंश का कौन सा शासक दृष्टिहीन था? तो कुणाल। कौन था? कुणाल जो है अशोक का पुत्र था। कुणाल दृष्टिहीन था, देखना इसकी आंखें जो है नहीं थी। मौर्यकालीन किन अभिलेख में संकट काल में खाद्यान्न का वितरण किए जाने का उल्लेख मिलता है? मौर्य काल में अगर संकट का सामना हो जाता था तो खाद्यान्न का वितरण करने के लिए किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? शोह गोरा ताम्रपत्र में जो है उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्यों की अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की गई है। इस संबंध में राज्य के अंग बताए गए हैं और शरीर के अंग बताए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले बात की जाए तो स्वामी, स्वामी जो है किसके लिए बताया गया है? सिर के लिए बताया गया है। अमात्य नेत्र के लिए बताया गया है। दुर्ग भुजा के लिए बताया गया है और कोष मुख के लिए बताया गया है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला। अरे ये छोड़ो, आप यही याद कर लो, सीधी सीधी है, आपको याद करना ही है ना। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र, ये 7 अंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्य काल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विदेशी यात्री के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमी नामक अधिकारी सड़कों की देखरेख करते थे तथा निर्देशन के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित जो है करवाते थे? ऑप्शन है मेगास्थनीज ने कहा है। एक विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था, जिसके द्वारा बताया गया कि मौर्य काल में जो सड़कों की देखरेख है वो एग्रोनोमी अधिकारी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में कितने वर्षों तक अकाल पड़ा था? तो 12 साल, 12 वर्ष तक जो है अकाल पड़ा था। शुंग काल में प्रधान राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उप राजधानी कहां थी? उप राजधानी विदिशा थी। क्या राजधानी थी? उज्जैन नहीं थी, विदिशा जो है जो बेशनगर वर्तमान में विदिशा है वो उप राजधानी के रूप में जानी जाती थी। शातवाहन वंश के किस राजा ने शक शासक नहपान को पराजित कर उसकी मुद्राओं को पुनरांकित करवाया था? तो ऐसा कौन सा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। शातवाहन वंश का राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित करके उसकी मुद्राओं को पुनरांकित जो है करवाया था। अपना भी लेख जो इसमें लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्वान है और रचनाएं हैं, कौन सा विद्वान किस रचना के लिए जाना जाता है? जैसे गुणाद्य की बात की जाए तो बृहद कथा के लिए जाना जाता है। सौम्यदेव की बात किया तो कथा सरित सागर के लिए। क्षेमेंद्र की बात किया तो बृहद कथा मंजरी के लिए और कामंदक की बात किया तो नीति सार के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुषाण वंश के किस शासक की मुद्राओं में चतुर्भुज विष्णु एवं हरिहर की आकृति मिलती है? कुषाण वंश का ऐसा कौन सा शासक था? तो आप कहेंगे हुविष के शासक था। हुविष के शासक की मुद्राओं पर चतुर्भुज विष्णु और हरिहर की आकृति जो है देखने को मिली है। गांधार शैली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन कौन सा है? गांधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, करेक्ट है। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां से बनाई गई, ये भी ठीक है। इसमें मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से नहीं किया गया था। इन मूर्तियों का जो निर्माण है इंडो ग्रीक शैली में किया गया था। इंडो ग्रीक जो है शैली में किया गया था और यहाँ पर सिलेटी, काले, नीले रंग के पत्थरों का प्रयोग जो है किया गया था। लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश में स्थित अमरावती स्तूप का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? आंध्र प्रदेश में जो अमरावती स्तूप का निर्माण है वह किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। कौन सा राजा संगम काल से संबंधित नहीं है? संगम काल से संबंधित कौन सा राजा नहीं है? तो चोल है, चेर है, पांडव है। जबकि पल्लव की बात किया तो संगम वंश के या संगम काल से जो है संबंधित नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है।
अवधेक मात्रक भूमि उस भूमि को कहते हैं, किसको कहते हैं? अवधेक मात्रक भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसकी सिंचाई कृत्रिम जल स्रोतों से होती है, उसे अवधेक मात्रक भूमि के रूप में जो है जाना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, किस स्थान से रोमन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि किस स्थान से रोमन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कबेरीपत्तनम, अरिकामेडु, इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन सही है बताना है, न तो मुजरिस से प्राप्त हुए ना ताम्रलिपि से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उदयगिरी प्रशस्ति आपकी वीरसेन से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम की दसपुर प्रशस्ति वत्स भट्टी से संबंधित है। उपलेक्सिकिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, शक एवं गुप्त संवत के मध्य में लगभग कितने वर्षों का अंतर है? अब देखो, शक संवत की बात किया तो 78 ईसा पूर्व का है ना, 78 ईस्वी का है सॉरी, और गुप्त संवत की बात किया तो 320 ईस्वी का है। अब दोनों में जो अंतर है 242 या 241 जो भी है, यहाँ पर 241 पर लिखा हुआ है, इस इतना आपको अंतर में देखने को मिल जाता है। अब आप कैसे अंतर करो, 320 माइनस 78 कर देना, 242 आएगा, मतलब कि 241 वर्षों का शक और गुप्त संवत में अंतर देखने को मिल जाएगा। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए लकुलिस है, ध्यान रखिएगा। पंचवृष्टि वीर पूजा का संबंध किस धर्म से है? पंचवृष्टि वीर पूजा का संबंध की बात किया है भागवत धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। महरौली स्थित लोहे स्तंभ लेख में चंद्र नामक शासक की पहचान किससे की गई है? तो चंद्र नामक पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। ये ऑप्शन इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन लोगों को पैदा हो जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने एरण स्थित विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो गुप्त वंश का आपका कौन सा शासक था? गुप्त वंश का समुद्रगुप्त शासक जिसने एरण में स्थित विष्णु मंदिर का जो है निर्माण को करवाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था। कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था। सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर बात किया है जैसे दंडन, दंडन की बात किया है तो 10 कुमार चरित्र लिखा है। बिल्हड़ की बात किया है तो विक्रमांक देव चरित्र लिखा है। लक्ष्मीधर की बात किया है तो कृत कल्पतरु लिखी है। और सोमेश्वर तृतीय की बात किया तो मानस उल्लास लिखी हुई है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट बात किया है किस चोल शासक ने शैलेंद्र वंशी शासक श्री मार बिजू तुंगबर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी थी? ऐसा कौन सा चोल शासक था? आप कहेंगे राज प्रथम चोल शासक था। 985 से लेके 1014 ईस्वी इनका जो है काल रहा था। पल्लव शासकों ने रथ मंदिरों का निर्माण कहां करवाया? तो पल्लव शासकों के द्वारा जो रथ मंदिरों का निर्माण है महाबलीपुरम में करवाया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। मामल्लपुरम भी जिसे कहते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष एवं कांची उम तंजियम कोंड की उपाधि जो है धारण की थी? ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसके द्वारा अकाल वर्ष एवं कांची उम तंजयम कोंड की उपाधि को धारण किया था? कृष्ण तृतीय के द्वारा इस उपाधि को धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है चालुक्य वंश के किस शासक ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया था? किंतु महेंद्र वर्मन प्रथम के उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन के प्रथम के द्वारा द्वारा मारा भी गया था। तो पहले तो ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया, किंतु महेंद्र वर्मन के प्रथम उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा मारा भी गया। ऐसा कौन सा चालुक्य वंश का शासक था? आप कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलोरा स्थित गुहा मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? एलोरा में जो गुहा मंदिर है इसका निर्माण जो है किस वंश के राजाओं के द्वारा? तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा जो है करवाया गया था। सूची 1 शासक है, सूची 2 मंदिर है। तो शासक और मंदिर के बारे में बात किया है तो ललितादित्य के द्वारा बात किया है तो मार्तंडे मंदिर कश्मीर का निर्माण करवाया गया है। कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण करवाया गया। राज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण करवाया गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा तटीय शोर मंदिर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें पाल शामिल थे, प्रतिहार शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे, जबकि परिमार का इसमें जो है कोई भी रोल नहीं था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों का एक त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था। लगभग 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला था। भारत में आए विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत में मेगस्थनीज आया, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी बार कौन आया? फायान आया, फिर हेनसांग आया और उसके बाद इत्सिंग आए। तो ऑप्शन कहेंगे सी वाला क्रम जो है आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, मालती माधव के रचयिता भवभूति किसके दरबारी विद्वान थे? मालती माधव के रचयिता की बात किया तो भवभूति है। अभी किसके दरबारी थे? यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा। इंसान के अनुसार बंगाल के किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था? तो बोधि वृक्ष को कटवाकर की बात किया तो शशांक के द्वारा ऐसा किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, कोई बता सकता है कि जो बोधि वृक्ष है वर्तमान में अपनी कौन सी पीढ़ी का है? कोई बता सकता है तो बताइए, वर्तमान पीढ़ी का कौन सा है? एक बार कमेंट में आ चुका है और यूपीपीसीएस में इस वर्ष इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। कन्नौज में मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? कन्नौज में मोखरी वंश का अंतिम शासक की बात किया तो कौन था? आप कहेंगे गिरह वर्मा था। गिरह वर्मा मोखरी वंश का अंतिम शासक था। मंदसौर के ओलिकर वंशी शासक किस वंश के राजाओं के अधीन सामंत थे? आप कहेंगे गुप्त वंश के सामंत थे। इसके गुप्त वंश के सामंत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था, करेक्ट है। हर्षवर्धन ने बादामी के चालुक शासक बुलक सेकंड द्वितीय को पराजित किया था, नहीं, ये तो भाई ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हर्षवर्धन ने रत्नावली, परिदर्शिका और नागरन नाटकों की रचना जो है की हुई है, करेक्ट है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन गलत था। कांची के पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कांची का जो पल्लव वंश था उसका शासक सिंह विष्णु था, डी ऑप्शन करेक्ट है। किस बौद्ध विद्वान को भारत का आइंस्टीन एवं मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा है? नागार्जुन। नागार्जुन को ध्यान रखिएगा, बौद्ध विद्वान है, इसे भारत का आइंस्टीन एवं मार्टिन लूथर किंग के रूप में जो है जाना गया है या जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा गलत है? मंडप मंदिर का प्रवेश स्थल होता है, बिल्कुल बात ठीक है। नागर शैली के मंदिरों का गर्भगृह आयताकार होता है, नहीं, गर्भगृह आयताकार नहीं होता। आयताकार जो गर्भगृह होता है वो द्रविड़ शैली के मंदिरों का होता है। जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उनका मंदिरों का आयताक्रम कैसा होता है? आयताकार होता है, तो बी ऑप्शन गलत दिखा है। द्रविड़ शैली के मंदिर बैंकिंग गतिविधि से जुड़े होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बेसर शैली के मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए थे, भी सही है। आप सभी को ये तो पता ही होगा, नागर शैली आपके उत्तर में है, बेसर शैली आपके मध्य में है और द्रविड़ शैली आपके कहां पर है? दक्षिण में है। नागर और द्रविड़ शैली के मिली जुले ही रूप को बेसर शैली कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ कलाकार है। कौन सा वाद्य यंत्र किस कलाकार के लिए? जैसे बांसुरी की बात किया तो पन्ना लाल घोष जाने जाते हैं। तबला की बात किया तो अल्लाह रकबा खान जाने जाते हैं। सरोद की बात किया तो विश्वजीत राय और संतूर की बात किया तरुण भट्टाचार्य जो है जाने जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हुमायूं के मकबरे के निर्माण की देखरेख किस वास्तुकार ने की थी? मीरन मिर्जा ग्यास। मीरन मिर्जा ग्यास के द्वारा हुमायूं के मकबरे की देखभाल जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है, बेल्लूर का चन्ना केशव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है और यह किस देवता को समर्पित है? तो बेल्लूर का चन्ना केशव मंदिर जो है किस नदी के तट पर है और किस देवता को समर्पित है, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे यागाची नदी। कौन सी नदी है? यागाची नदी के तट पर है और भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसको जरूर याद रख लीजिएगा। बेहिजाद नासक चित्रकार किसके दरबार में था? तो बेहिजाद नाम का जो चित्रकार था किसके दरबार में था? अकबर के दरबार से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। एक तरफ नृत्य कला है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा नृत्य कला किस राज्य के लिए जानी जाती है, इसकी बात कर लेते हैं। कथकली की बात की जाए तो केरल से में संबंधित है। भरतनाट्यम की बात किया तो तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी की बात किया तो आंध्र प्रदेश में और कथक की बात किया तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल और कथकली केरल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि ओणम पर्व किस राज्य का राजकीय पर्व उत्सव है? ओणम पर्व की बात की जाए, ओणम पर्व जो है केरल राज्य का राजकीय पर्व उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होयसल जो कर्नाटक मंदिर समूह को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक के जो होयसल मंदिर समूह है इसको यूनेस्को ने 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? रथ यात्रा हर साल उड़ीसा से निकाली जाती है या उड़ीसा में निकाली जाती है, करेक्ट है। अट्टुकल पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल जो है तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, जबकि यह केरल राज्य में जो है मनाया जाता है, तो ऑप्शन कहेंगे बी वाला गलत है। छठ पूरा बिहार और झारखंड में मनाई जाती है, करेक्ट है। मकर संक्रांति जनवरी माह में मनाई जाती है, ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण किस गुप्तकालीन मंदिरों में देखा गया है? तो भारतीय मंदिर निर्माण में जो शिखर का प्रथम उदाहरण है
आप कहेंगे देवगढ़ का एक दशावतार मंदिर है, वहां पर झांसी में, ये मंदिर कहां पर है? झांसी में, ललितपुर जिले में देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ही शिखर का प्रथम उदाहरण देखने को मिला था। कौन सा मेला? भीलों का कुंभ मेला कहा जाता है। भीलों का कुंभ मेला की बात की जाए तो बेड़ेश्वर का मेला है। बेड़ेश्वर का मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है, माही और सोम नदी के संगम पर, जिसे भीलों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। प्रसिद्ध बड़ी ठड़ी, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, किस शैली से संबंधित है? तो प्रसिद्ध बड़ी ठड़ी राजस्थान की मोनालिसा है, यह किशनगढ़ शैली के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आता है गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं का सही क्रम क्या है? गांधार कला की प्रमुख विशेषता यह यथार्थवादी है। मानव मांसपेशियों का स्पष्ट अंकन जो है इसमें किया जाता है, करेक्ट है। मूर्तियों के वस्त्रों को सिलवट्टा सहित इसमें दर्शाया गया है, ये भी सही है। मुख्य निर्माण नीले भूरे रंग की चट्टानों में किया जाता है, करेक्ट है। केवल भारतीय कला तत्व नहीं, अब देखो केवल भारतीय कला तत्व नहीं पाई जाती, जिसमें यूनानी और रोमन दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इसलिए चौथा वारा गलत है, केवल 1 2 3 सही है, ए ऑप्शन कहेंगे सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि बर्नी के द्वारा शहर ए नो किसे कहा जाता है? शहर ए नौ की बात करें किसे कहा जाता है? सीरी के किले को बर्नी कहता है कि शहर ए नौ के रूप में जाना गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए इसको बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्तूप का सही उदाहरण है? शारीरिक स्तूप का वह स्तूप जिसमें बुद्ध के अंग और अभिषेक रखे जाते हैं, उन्हें शारीरिक स्तूप कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो आज हमने इस टेस्ट सीरीज के अपने 100 क्वेश्चनों को लगाया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो, जिसमें पीडीएफ टेस्ट सीरीज की डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। साथ में एमपीपीएससी के लिए एक हम कोर्स बना स्टार्ट किया हुआ है जिसमें प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।